My dear learners, good morning. Today I am going to discuss on the topic the concepts of subject. आपने पिछली दो क्लासेस में क्लास 1 और क्लास 2 में आपने सीखा था कि किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट कोई बनता है तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन के बारे में आपने सीखा था कि कौन कौन से या किस रूप में नाउन आ सकता है। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन ऐसे कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, है ना, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं या सब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं। वैसे तो प्रोनाउन की डिफिनेशन हम सब लोग पहले से हमें सबको याद है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, सर्वनाम वह शब्द होता है जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आकर सब्जेक्ट बनते हैं। वो पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट तो पर्सनल प्रोनाउंस जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि आई। आई को हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं या मैंने। मैंने यहाँ पर हिंदी इसलिए लिख दी है ताकि हम लोगों को स्टोरी बनाने में, हमारे बच्चे वैसे स्टोरी जब बनाने की बात करते हैं तो बहुत घबरा सा जाते हैं। घबराइए नहीं, सब कुछ सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने हिंदी लिख दी है, आप लोगों को अच्छी लगे तो देखना। आई को हिंदी में मैं या मैंने कहते हैं, ठीक है। वी का हिंदी में अर्थ हम या हम लोग होता है। यू का हिंदी में अर्थ तुम या तुमने या फिर आप बोलते हो। अच्छा, यू ओल्ड इंग्लिश में दाओ, दाई, दाइन भी बोलते थे ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश है तो मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज नहीं होता है। यदि कहीं यूज हुआ हो तो आप समझ जाना कि यू को ही दाओ, दाई, दाइन्स, ठीक है। और दे का हिंदी में अर्थ वह या वह लोग होता है। ही का हिंदी में अर्थ वह या उसने। यदि मैस्कुलिन जेंडर है तो कहने मतलब मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है तो हम वह के लिए ही लिखते हैं। और यदि कोई फेमिनाइन जेंडर है तो हम सी के लिए वह या उसने लिखते हैं, या फिर उसने वह या उसने के लिए हम सी लिखते हैं इंग्लिश में। और इट, यह एक ऐसा प्रोनाउंस है जो लिविंग तथा नॉन लिविंग, यहाँ हमने लिखा तो है लिविंग थिंग्स के लिए, है ना, लिविंग चीजों के, नॉन लिविंग चीजों के लिए यह प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यह ऐसे कौन से सेंटेंस है जहां पर लिविंग के लिए भी प्रयुक्त होता है। आपको हम बता दें, ये जो थिंग्स लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग कह दिया जाए, जैसे कहा जाए नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। तो थिंग्स में भैया और भी 3 चीजें हैं जो आती हैं। वो कौन कौन सी थिंग्स हैं, ठीक है ना, जिनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, आप समझते हैं। और आगे देखिए, ध्यान दे जरा इधर कि पर्सनल प्रोनाउंस में ही जो पॉसेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं, पॉसेसिव या कुछ लोग पजेसिव पढ़ते हैं, पजेसिव केस कह लो या पॉसेसिव केस कह लो, ठीक है। अरे ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज आजकल तो मिक्सअप चलती ही है, लोग समझ नहीं पाते कि हम ब्रिटिश बोल रहे हैं या अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो समझो, पजेसिव कह दो चाहे पॉसेसिव केस कहिए। पॉसेसिव केस के जो प्रोनाउंस हैं, जैसे कि आई का माइन होता है, इसका हिंदी में अर्थ मेरा या मेरी होता है। आवर्स, वी का पजेसिव केस आवर्स होता है, इसका हिंदी में अर्थ हमारा, हमारी, हमारे भी होता है। यवर्स, इसका हिंदी में अर्थ तुम्हारा, तुम्हारी या आपका या आपकी होता है, ओके ना। दे का पजेसिव केस डियर्स, उनका, उनकी और उनके भी होता है। और जैसे कहा जाए ही का पजेसिव केस तो हिज होता है। अच्छा, हिज बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। हिज, क्योंकि हिज पॉसेसिव केस का एडजेक्टिव भी है और ये पॉसेसिव केस का प्रोनाउन भी है। तो इसका हिंदी में अर्थ उसका या उसकी होता है। और सी का पॉसेसिव केस हर, उसका, हिंदी में अर्थ उसका या उसकी होता है। इट का पॉसेसिव केस इट्स बोलते हैं, कभी कभी इट भी लिख देते हैं। इट कब लिखते हैं, इसका हिंदी में अर्थ इसका या इसकी होता है। और ऐसे कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट बनने का कार्य करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है ना, विभाग सूचक सर्वनाम, जैसे कि इज, आइदर, नाइदर, इटीसी। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, जो संबंध बताते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम, वही
कौन कौन से हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं? वो हु है, whom है, whose है, which है, that है, what है, as है, etc. देखते हैं और कौन कौन से हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज, है ना, ये भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ये पलक झपकाते ही एडजेक्टिव बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब बनते हैं? जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बनते हैं तब ये सब्जेक्ट होते हैं। ओके ना? अच्छा, और कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट बनते हैं? वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में समझिए, मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निक से बताने की कोशिश की है, समझना। इंडेफिनिट प्रोनाउंस और भी अधिक हैं, etc मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जैसे कि तो सीधे सीधे पहले चले आओ, सम है, एनी है, एवरी है, नो है, फ्यू है, मच है, लिटिल है। ओके, बॉडी है, सम, वन है, थिंग है, वेयर है। ये तो एक एक करके भी सब्जेक्ट बन सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये प्रोनाउंस है। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कहा जाए समबॉडी, है ना, और कहा जाए समवन, ओके, और कहा जाए समथिंग, और कहा जाए समवेयर। ओके ना, ऐसे बन के ना, समबॉडी, समवन, समथिंग, समवेयर। ओके, ऐसे बोलते हैं एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, है ना। और देखो एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, है ना। ऐसे ही ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। और बचा हुआ है, जैसे कहा जाए नोबॉडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ये सभी सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी सिंगुलर होते हैं। ये सभी, है ना, ये सभी सिंगुलर रूप में होते हैं या सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। इनके साथ प्रयुक्त होने वाली वर्ब भी, इनके साथ प्रयुक्त होने वाली वर्ब भी, या कह सकते हैं इनके बाद या इनके साथ प्रयुक्त होने वाली, प्रयुक्त होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं? ओके, लेकिन ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, यानी अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं? वह है रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउंस आप समझते होंगे कैसे बनते हैं, सेल्फ या सेल्फ से। जैसे कहा जाए माई सेल्फ, जैसे यहां से कहा जाए, है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस या पॉसिव केस होता है, पॉसिव केस कहेंगे, पॉसिव एडजेक्टिव केस कहेंगे, पॉसेसिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव केस कहते हैं। तो आई का होता है माई, और उसमें लगाएंगे सेल्फ, माई सेल्फ। ओके ना, यदि सिंगुलर है, अरे भैया सेल्फ लगता है सिंगुलर में, और ये यदि कोई प्लूरल प्रोनाउन है तो उसमें लगाते हैं सेल्फ। जैसे आई का लगते हैं, क्या लगते हैं? माई सेल्फ। वी का लगते हैं आवर सेल्व्स, और यू का लिखते हैं यवर सेल्फ भी लिखते हैं, और यवर सेल्फ भी लिखते हैं। जब यू का प्रयोग सिंगुलर में होता है तब हम लिखते हैं यवर सेल्फ, और जब इसका प्रयोग प्लूरल में होता है तब हम लिखते हैं यवर सेल्फ। और दे का देमसेल्फ, और ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, और इट का इटसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउंस होते हैं। याद रखना, ये किसी भी सेंटेंस में अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। ओके, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इनके साथ में जिस केज के आते हैं उसी केज का सब्जेक्टिव केस इनके पहले दिया होता है। और ये एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं ना, ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी बात पर प्रभाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए जिनका प्रयोग किया था, ये भी रिफ्लेक्सिव केज ही होते हैं। रिफ्लेक्सिव केज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव केज के प्रोनाउंस ही होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है, इनके यूज में अंतर होता है ना, क्योंकि जब किसी सेंटेंस में, तो इनका यूज तो हम बाद में बताएंगे, वैसे बता ही देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में भैया सब्जेक्ट है
वर्ब है और ऑब्जेक्ट होता है ना, ये समझते हो ना। यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले यहाँ पर है ना सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के साथ मिलकर आ जाएं, कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और ये क्या हो, कोई प्रोनाउन हो, क्या हो ये कोई प्रोनाउन हो, ठीक है ना, और इस प्रोनाउन के साथ में सेल्फ लगा हो या सेल्फ लगा हो, है ना, सेल्फ लगा हो या सेल्फ लगा हो, तो ये प्रोनाउंस, ये जो प्रोनाउंस लिखा है यहाँ पे ना, ये कौन से होंगे, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या इंफेटिक प्रोनाउंस। और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में यदि कोई, देखो भैया, यदि यहाँ पर कोई प्रोनाउन आया हो, है ना, कोई प्रोनाउन आया हो और इसमें यहाँ पर भी क्या लगा हो, सेल्फ लगा हो, है ना, या फिर सेल्फ लगा हो, या फिर सेल्फ लगा हो, तो ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ये कौन से हैं और ये कौन से प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से प्रोनाउंस होंगे, है ना, कि ये प्रोनाउंस कौन, जो सब्जेक्ट के साथ में जो प्रोनाउन लगा हुआ है, इस जैसे कहा जाए आई माई सेल्फ, जिससे सेंटेंस बताते हैं। सेंटेंस तो भी आपको हमने बताया नहीं वैसे, खैर, है ना, इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगी अंग्रेजी क्या है ना, ठीक है ना। समझिए, जैसे कहा जाए आई माई सेल्फ कैन डू दिस, ओके ना। देखो जरा, एक थोड़ा स्पेस कम है हमारे में, तो कह जाए जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये माई सेल्फ आया हुआ है, देखो भैया, यहाँ पर लिखा गया है प्रोनाउन, और ये अकेले नहीं बन सकता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए लंबी क्लासेस हमारी चलेंगी। अभी तो आपको हम बस मुश्किल से 8-10 मिनट की वीडियो दे रहे हैं, इसके बाद तो आपको मैराथन क्लासेस समझना है, ओके। कहने का मतलब ये इंग्लिश ग्रामर को फाड़ के रख देंगे यहाँ पर। सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को के इंग्लिश पाठशाला बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब करो, है ना। तुम भी पढ़ो और तुम्हारे दोस्त भी पढ़ें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज हम या कोई भी आपसे फीस हम नहीं लेंगे, ओके। और इतना सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को कि मुझे यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा सकें, ओके, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें। और इतना सारा पैसा हम लगभग बोर्ड को लगाने में, सेट करने में ज़्यादा खर्चा आएगा, लगभग 3 लाख के आसपास, तो हम आपके लिए इतना खर्च कर सकें, ठीक है, और आपको तथा आने वाली जनरेशन को हम इंग्लिश से छुटकारा या इसके डर को हम आपके अंदर से दूर कर सकें, समझिए। तो ऐसे आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउंस और इंफेटिक प्रोनाउंस, है ना। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, या रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है या इंफेटिक प्रोनाउन है, आप जरा हमको बताना, ठीक है ना, कि रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है या इंफेटिक प्रोनाउंस है। और ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये आपको बताना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, क्या ये भी सब्जेक्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक, जिसमें आप हमें कमेंट में लिख सकते हो कि ये सब्जेक्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। और हाँ, अब इसी के क्रम में हम अभी सेंटेंस सीखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के बारे में सीखा है कि भाई कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। भैया अभी और चीजें हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकती हैं, वो सबको डिटेल में तुम्हें सिखाने के लिए और थोड़ा सा समय मुझे चाहिए। देखो जरा इधर, कि किसी भी सेंटेंस में जैसे वर्ब है ना, ठीक है ना, अभी आपने सब्जेक्ट के बारे में सीखा है, अब देखते हैं वर्ब। नेक्स्ट वीडियो मेरा इस वर्ब पर आएगा कि सेंटेंस में ऐसे कितने सेंटेंस हैं, या ऐसे सेंटेंस कौन कौन सा सेंटेंस है, वर्ब किन किन रूपों में आती है, वर्ब कितने रूप में आ सकती है ना, कि वर्ब एक सेंटेंस में, आपको हम बता दें कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब या तो एक स्टेप में, कम से कम एक स्टेप में, अधिक से अधिक कितने स्टेप में आ सकती है, अधिक से अधिक 4 स्टेप में आ सकती है। वो सारे स्टेप्स, वह सारी वर्ब्स कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो एक स्टेप में आती हैं, कौन कौन सी वर्ब हैं या कैसे ऐसे सेंटेंस हैं, एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के हैं, वो कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं, या कौन कौन से ऐसी वर्ब्स हैं
जो आती हैं 4 स्टेप में। ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड में क्या होता है वो सब सीखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, अभी तो हम इसी के बारे में पढ़े हैं। अभी तो नापी है आपने गज भर जमी, अभी तो आसमां बाकी है। तो यदि पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, है ना, जुड़िए मेरे इस चैनल से। ठीक है, आपको हम फ्री में इंग्लिश के बारे में बेहतर से बेहतर तरीके और ट्रिक्स आपको बताएंगे। ठीक है ना। और माय डियर लर्नर्स, जितने भी बच्चे हमारे, बहुत से कमेंट्स मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, जो हमारे पहले ही वीडियो में इतने सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूअर्स हुए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आपको मैं उत्तर प्रदेश में चलने वाली लगभग 17 किताबें, जो इंग्लिश ग्रामर, लिंडले मोरे, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है ना, उनके विचारों पर जो आधारित हैं, उन सभी के बारे में या उन सभी में जो कुछ ज्ञान दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर आपसे शेयर करने वाला हूँ, उस पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और आप चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी करते हो, एसएससी है, बैंकिंग है, एनडीए है, सीडीएस है, ओके, चाहे सीजीएल हो, ठीक है, इन सभी के लिए हम बहुत जल्द से जल्द कुछ न कुछ करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपको 100 कॉन्सेप्ट्स देने वाले हैं, जिसमें पूरी इंग्लिश सिमट सी जाएगी और आप अपने अंदर एक ऐसा अनुभव करेंगे कि हमें कुछ आता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग दिस वीडियो। ओके,